हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। आई होप सो कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग मनी और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे मनी और बैंकिंग हमारी इकोनॉमी में किस तरह से परफॉर्म करती है एक्टिविटीज को। ये जो वीडियो है ये पूरे के पूरे चैप्टर का वीडियो यानी पूरा का पूरा मनी और बैंकिंग का चैप्टर इसी एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। ओके, मनी और बैंकिंग की शुरुआत करेंगे हम लोग बार्टर सिस्टम से कि बार्टर सिस्टम क्या है या बार्टर एक्सचेंज क्या है। बार्टर सिस्टम को हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। सपोज दैट कि किसी को मैंने कोई गुड्स दिया, मतलब किसी को मैंने एप्पल दिया, बदले में मुझे मैंगो रिसीव हुए। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है वो बार्टर एक्सचेंज है, यानी ऐसा सिस्टम जहां पे गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। ऐसे एक्सचेंज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? बार्टर सिस्टम कहा जाता है स्टूडेंट। अब ऐसी कोई इकोनॉमी जहां पे बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है उस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? बार्टर इकोनॉमी कहा जाता है, या फिर C2C इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी कहा जाता है। अच्छा, बार्टर सिस्टम के लिए एक बहुत ही असेंशियल कंडीशन होना जरूरी है, दैट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को हम लोग यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि दो पर्सन है, लेट सपोज दैट टू पर्सन, एक का नाम है विशाल और एक का नाम है गीता, है। दो पर्सन है, एक का नाम है विशाल, दूसरे का नाम है गीता। अब विशाल के पास क्या है? पोटैटो है, और गीता के पास क्या है? टमेटो है। अब विशाल को टमेटो चाहिए तो उसने गीता से कहा कि आप मुझे 1 kg टमेटो दे दो। और गीता ने कहा ठीक है, मैं आपको 1 kg टमेटो दे दूंगी, तो बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो विशाल ने कहा कि मैं बदले में आपको पोटैटो दे दूंगी। दोनों एग्री हो गए और दोनों ने क्या करा? एक्सचेंज करा। यानी गीता को पोटैटो चाहिए था जो किसके पास था? विशाल के पास था। और विशाल को टमेटो चाहिए था जो किसके पास था? गीता के पास था। और दोनों ने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को क्या करा? एक्सचेंज करा। यानी दोनों को जो जरूरत थी वो एक दूसरे से क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है बेटा। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ, जहां पे भी बार्टर सिस्टम परफॉर्म होगी तो वहां पे क्या होगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जैसे जैसे एक ह्यूमन की बॉन्ड्स बढ़ती गई, हमारी ह्यूमन की बॉन्ड्स अनलिमिटेड है। अब जैसे जैसे ह्यूमन की बॉन्ड्स बढ़ती गई वैसे वैसे बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा कमियां आने लग गई। सो अब हम लोग जानते हैं कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस कौन कौन सी है स्टूडेंट। फर्स्ट है कि जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती गई, हमारी वॉन्ट्स बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या हो गया? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता गया। यानी सबसे एसेंशियल है बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट। अब हर बार डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मिले ये जरूरी भी नहीं है बेटा। लेट सपोज दैट मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो अगले वाले को नहीं चाहिए, बट अगले वाले के पास जो प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की कमी देखी गई है। सेकेंड है लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हर एक गुड्स का मेजरमेंट वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे हम लोग व्हीट को मेजर करते हैं केजी में, हम लोग मिल्क को मेजर करते हैं लीटर्स में। बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम लोग पर पीस या फिर यूनिट में मेजर करते हैं। सो किस गुड्स को किसके साथ किस तरह से हमें एक्सचेंज करना है इसका कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं होता था, और इसकी वजह से बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे बेटा। सो कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की वजह से क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि आज हम लोग किसी से कोई गुड्स ले, है ना, और हम लोग उसको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो वो गुड्स कहीं ना कहीं क्या करेगा? अपनी शेप को चेंज करेगा। वो कितने तो गुड्स है वो खराब भी हो जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ खराब हो जाती है बेटा। सो फ्यूचर पेमेंट में गुड्स का यूज करना बहुत ही ज्यादा रिस्की था और इससे भी क्या होता था? बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था बेटा। जैसे मान लो कि कोई बोरोवर्स है, ठीक है, अगर वो गुड्स लेता है किसी पर्सन से, जैसे सपोज दैट मैं हूं, है ना, या फिर ये पर्सन है ए है, इसने पोटैटो लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, और उसको बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद वापस दे दूंगा, आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने बाद आपको पोटैटो मिल जाएंगे। अब क्या हुआ? 1 महीने उसने अपने पास रखा, 1 महीने बाद जब वो वापस पेमेंट करने गया यानी वापस पोटैटो देने गया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि 1 महीने तक पोटैटो को रखना, उसको स्टोर करना एक बहुत भारी काम है। दूसरा है पोटैटो ने अपने शेप को चेंज किया होगा,
कितने पोटैटो खराब हो गए होंगे स्टूडेंट, है ना। तो जो बोरोवर्स है, अगर वो जब पेमेंट कर रहा है, रीपेमेंट कर रहा है, उस टाइम एग्जैक्टली वही गुड अरेंज होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और जब रीपेमेंट करने का टाइम होता है, किसी स्पेसिफिक कमोडिटी में रीपेमेंट करना होता है, उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में गुड्स नहीं मिलता है बेटा। इसके अलावा बहुत सारे जो गुड्स हैं वो अपनी वैल्यू जो है वो खो देते हैं या फिर गेन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और बहुत सारे गुड्स तो ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की कमी देखी गई। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोग इसके वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के टाइम में जब बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था, सो बहुत सारे गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स जो है, ये इनकी जो सेल्फ लाइफ है, यानी इनकी जो लाइफ है, वो बहुत ज्यादा कम होती थी। अब जैसे जैसे टाइम निकलता था वैसे वैसे ये खराब होना शुरू हो जाते थे बेटा। तो हम लोग इनको स्टोर नहीं कर सकते थे, और इनको स्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए बार्टर एक्सचेंज को अब हटाया गया, और इसकी जगह एक ऐसा एक्सचेंज सिस्टम लाने की जरूरत थी जिसमें ये सारी कमियां जो है वो दूर हो जाए, और ऐसा एक्सचेंज सिस्टम आया, वो आया मनी से। बार्टर सिस्टम की जगह उसकी कमियों को देखते हुए अब मनी का इन्वेंट होना शुरू हुआ। मनी क्या है स्टूडेंट? कोई भी एक ऐसा आइटम जो कि लोगों में जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, और मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी मनी क्या है? मनी एक ऐसा आइटम है जिसको जर्नली लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कैसे करते हैं? अगर कोई भी एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो कि कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं, बदले में हम लोग क्या देते हैं? रुपीस देते हैं, मनी से पे करते हैं, है ना। अगला पर्सन जो है वो रुपीस में पैसा लेने से कभी मना नहीं करता। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं मनी में। जस्ट सपोज दैट मुझे ये पेन को खरीदना है स्टूडेंट, मुझे ये पेन परचेज करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पेन की वैल्यू क्या है? कैसे पता चलता है? मनी के फॉर्म में ही पता चलता है। हम लोग मनी की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और हम लोग मनी का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट के लिए। जैसे सपोज दैट आज मैं 1 लाख किसी से भी लोन लेती हूँ, क्रेडिट लेती हूँ, अगर मैं उसको 1 महीने बाद दूंगी 1 लाख रुपए, तो वो मना नहीं करेगा, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा स्टूडेंट। सो मनी क्या है? एक ऐसा आइटम है जो कि जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, और मीन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में स्टूडेंट। ओके, अब मनी जो है, मनी में क्या आ जाते हैं? सारी ही टाइप सबको कवर करता है, जैसे कॉइन्स हो गए, करेंसी नोट्स हो गए, चेक हो गए, इन सबको कवर करता है बेटा मनी। और मनी एक ऐसा आइटम है जो कि हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उनको कंडक्ट करवाता है, और हमारे बिजनेस क्लेम को सेटल करने का काम करता है बेटा। ये सारे के सारे काम मनी करता है। ओके, अब मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी फंक्शंस तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट। प्राइमरी फंक्शंस क्या है? जनरली हमने अपनी डेफिनेशन में 4 फंक्शन ऑलरेडी पढ़ लिए। इसके अलावा भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं मनी के फंक्शंस को। सो मनी के 3 मेजर फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, और कंटीजेंसी, या फिर इनको हम लोग कहेंगे अदर फंक्शन स्टूडेंट। प्राइमरी फंक्शन यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है आज हम लोग कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, बदले में हम लोग किससे एक्सचेंज करते हैं? हम लोग मनी से ही एक्सचेंज करें। लेट्स सपोज दैट आज हम लोग कोई भी फोन खरीदे, बदले में हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट मनी में करते हैं। या फिर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, बदले में हम लोग मनी में रिसीव करेंगे स्टूडेंट। मेजरमेंट वैल्यू का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू या किसी भी गुड्स की वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं मनी में। जैसे सपोज दैट आप सैलून में जाओ और आप बाल कटाने के लिए गए, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सर्विसेज की वैल्यू क्या है? कैसे पता चलेगा? जब आपने पूछा सैलून वाले से, तो सैलून वाले ने क्या कहा कि अगर आप बाल कटवाते हो तो आपके 500 रुपीज लगेंगे। सो सर्विसेज की वैल्यू हमें कैसे पता चला? मनी के फॉर्म में, रुपीज के फॉर्म में पता चला, मनी के फॉर्म में पता चला बेटा। तो ये हो गए प्राइमरी फंक्शंस जो कि इनिशियली फंक्शंस होते हैं बेटा। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज आता है। मनी सबसे ज्यादा यूजफुल है और इससे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। मनी की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और मनी की वैल्यू को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज दैट हमारे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज है। अब हमने क्या करा? इससे एक 10 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, या फिर हमने 10 लाख का गोल्ड खरीद लिया। तो हमने क्या करा?
हमारे पास जो 10 लाख रुपए कैश में था, अब हमने ट्रांसफर कर दिया हमारी वेल्थ में, है ना, हमारी असेट्स में उसको ट्रांसफर कर दिया बेटा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। अदर फंक्शंस में क्या हो गए, बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी अब क्रेडिट किस बेसिस पे मिलता है, मनी के बेसिस पे ही मिलता है बेटा। नेशनल इनकम को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, तब भी हम लोग मनी से ही यूज करते हैं बेटा। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम लोग मनी का यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हैं। वेल्थ, लिक्विडिटी ऑफ द वेल्थ, वेल्थ का सबसे लिक्विड फॉर्म क्या है, मनी है बेटा। और यूटिलिटी को भी हम लोग मेजर करते हैं मनी में। कार्डिनल यूटिलिटी में प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि अगर हमें यूटिलिटी को मेजर करना है तो हम लोग मनी के फॉर्म में मेजर करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट इज मनी सप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं, पब्लिक जो है, उन्होंने अपने पास कितनी वॉल्यूम ऑफ मनी होल्ड करके रखी है स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मनी सप्लाई कहेंगे। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहला है पब्लिक, फर्स्ट वन इज पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या है बेटा, पब्लिक का मतलब है मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर, अच्छा मनी यूजिंग सेक्टर क्या है मैम, ऐसा सेक्टर जो इकोनॉमी में मनी यूज करता है। अच्छा ऐसे कौन से सेक्टर हैं, तो ऐसे सेक्टर होंगे बेटा आपके फर्म और हाउस होल्ड, हाउस होल्ड एंड फर्म। ये ऐसे दो ऐसे सेक्टर हैं जो क्या करते हैं, मनी यूज करते हैं, है ना। जैसे घर में अगर हमें कुछ भी कंजप्शन करना है तो हम लोग मनी का यूज करते हैं, है ना, कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करना होता है तो हम लोग मनी का यूज करते हैं। फर्म को कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, गुड्स का गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करती है, मनी का यूज करती है बेटा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म दोनों आते हैं। जो मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर है, मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर, जो मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर है, जिनको हम लोग जानते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट और बैंक्स के नाम से, गवर्नमेंट और बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम, इनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, इनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। इनको हम लोग मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा, मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ओनली मनी यूजिंग सेक्टर को इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट वन इज, एक आता है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम हमें इंडिकेट करता है हमारे स्टॉक वेरिएबल के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी मनी सप्लाई जो है हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसको कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, दिस इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। सो दो मेन चीजें हमने पढ़ी, फर्स्ट पब्लिक के बारे में पढ़ा, सेकंड इज पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझा है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ मनी में ये सारी चीजें आ गई, जैसे पब्लिक, पब्लिक में क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर हो गया, जिसमें इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म, है ना, इंडिविजुअल यानी हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस फॉर्म आ जाता है। दूसरा है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टूडेंट। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ अ मनी सप्लाई, किस तरह से हम लोग मनी सप्लाई को मेजर करेंगे। सो फोर मेजरमेंट है स्टूडेंट, M1, M2, M3 और M4, फोर मेजरमेंट है। M1 किससे मिलकर बनता है, M1 बनेगा करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबी। करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक का मतलब क्या है, लोगों के पास जो नोट और कॉइन्स है, नोट एंड कॉइन्स है ना, लोगों के पास जितने भी नोट और कॉइन्स हैं, उनको हम लोग करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक कहेंगे। डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीडी भी कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट यानी डीडी। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, हमारी ऐसी डिपॉजिट यानी हम आम लोगों की ऐसी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक में होती है, जब भी हम लोग डिमांड करते हैं तो हमें उसका पैसा मिल जाता है बेटा। हम लोग जब भी डिमांड करते हैं तो हमें हमारी डिमांड का
पैसा मिल जाता है स्टूडेंट, इसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अच्छा, ये जो डिमांड डिपॉजिट होती है मैम कौन से दो अकाउंट्स में होती है? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट स्टूडेंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में हमारी जो डिपॉजिट होती है वो हमारी होती है स्टूडेंट डिमांड डिपॉजिट। आप अपना आंसर साथ साथ में चैट बॉक्स में भी लिखते रहो, जिससे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते रहे बेटा। नेक्स्ट इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में क्या होता है? जो फॉरेन कंट्रीज के बैंक्स है या फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट है, अगर उसकी डिपॉजिट आरबीआई के पास हो तो वो क्या होगी? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई बेटा। M1 क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज M2। M2 कैसे निकालेंगे? M1 यानी M1 में जितनी चीजें आई है उनको इंक्लूड करेंगे, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में जो हमारी सेविंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में जो हमारी सेविंग डिपॉजिट है उसके साथ हम लोग M1 को इंक्लूड करेंगे तो हमारा M2 आ जाएगा। M3 कैसे निकलेगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M3 कैसे निकलेगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, यानी नेट टाइम डिपॉजिट यानी FD, फिक्स डिपॉजिट वगैरह ऐसा करते हैं तो उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे M1 के साथ। M4 हम लोग कैसे निकालेंगे? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूड NSC, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डिपॉजिट है उसको इंक्लूड करेंगे M3 के साथ, बट हम लोग एक्सक्लूड करेंगे NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करेंगे बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना, M1 और M2 मेजरमेंट जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? नैरो कॉन्सेप्ट है। और M3 और M4 जो कॉन्सेप्ट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एक तरह से ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज M3। मोस्ट यूजिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है स्टूडेंट? M3 कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। जनरली हमारा जिसमें भी अकाउंट होता है बेटा वो कॉमर्शियल बैंक होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का SBI में अकाउंट होगा, PNB में अकाउंट होगा, यूनियन बैंक में अकाउंट होगा, या फिर आपके पेरेंट्स का अकाउंट होगा, तो हम लोग कॉमर्शियल बैंक के साथ ही ट्रांजेक्शन करते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या बैंक है? ऐसा इंस्टीट्यूशन है बेटा जो क्या करता है, जो मेनली ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करेगा? लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और जिन लोगों को लोन एंड एडवांस की जरूरत है उनको लोन और एडवांस देगा बेटा। सो कॉमर्शियल बैंक इज अ बैंक which is perform these function. First is accept deposit from the people and granting loan and advance to the people। ठीक है, और इसी में वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट को जनरेट करता है। मेनली वो दो वर्क करता है स्टूडेंट, फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया, और इसी से ये क्या करता है? प्रॉफिट अर्न करता है। तो यही हमारा क्या हो गया? कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है? देखो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो जो प्राइमरी फंक्शन है, देखो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फंक्शन है ना, अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में दो मेन फंक्शंस है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है और लोन और एडवांस देना है। डिपॉजिट किस किस में एक्सेप्ट करेगा? सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, करंट अकाउंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, फिक्स्ड अकाउंट में, RD में, है ना, इन सब में क्या करेगा? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। लोन और एडवांस देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, कैश क्रेडिट देता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देता है, लोन और एडवांस देता है बेटा। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी वर्क और जर्नल यूटिलिटी वर्क करता है। अच्छा, एजेंसी वर्क या सर्विसेज क्या है? हमारे बिहाफ पे चेक को कलेक्ट करता है, डिविडेंड देता है, रेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करता है, अंडरराइटिंग फंक्शंस करता है, सेल और परचेज करता है, सिक्योरिटी, और एज अ ट्रस्टी वर्क करता है, इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे फाइल करता है, रिसीव करता है, ये सारे काम करता है स्टूडेंट। जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस में हमें लॉकर की फैसिलिटी देता है, हमारे बिहाफ पे मनी ट्रांसफर करता है, ATM की फैसिलिटी देता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देता है, हमारे पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम करता है बेटा। अदर फंक्शंस में कौन कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट फंक्शन करता है, क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन करता है, और फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट का फंक्शन करता है। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन क्या है इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कौन करता है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मनी इशू करने का फंक्शन कौन करता है इकोनॉमी में? RBI करता है बेटा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और RBI परफॉर्म करता है एक बहुत मेन एक्टिविटी, वो क्या है? करेंसी और नोट को इशू करने का। नोट इशू करने का काम कौन करता है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वहीं
अब ये जो नोट इशू करे हैं आरबीआई ने, अब इन नोट इशू करने से लेकर इकोनॉमी में क्रेडिट या मनी क्रिएशन करने का काम कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक करता है स्टूडेंट। कौन करेगा? कॉमर्शियल बैंक करेगा। कॉमर्शियल बैंक करेगा। अच्छा, किस तरह से करता है कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन, इसको हम लोग समझते हैं। तो मेनली दो अजम्पशंस यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इज एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज अ वन यूनिट एंड इट्स सर्व एज अ बैंक। सारा का सारा जो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, हम लोग उसको क्या मान के चलेंगे? एक कॉमन यूनिट मान के चलेंगे, और उस यूनिट का नाम देंगे बेटा बैंक्स। और जितनी भी रिसीट और पेमेंट होगी इकोनॉमी में, वो किसके थ्रू होगी? बैंक्स के थ्रू होगी। यानी इकोनॉमी में जो भी पैसा देना है हमें किसी को, या किसी से पैसा लेना है, वो किसके थ्रू होगा? बैंक्स के थ्रू होगा। यानी कि जितना भी पेमेंट करना है वो हम लोग चेक के थ्रू करेंगे, और जितनी भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है तो वो कहाँ होगी? बैंक में एक्सेप्टेड होगी सबसे पहले। यानी डिपॉजिट सबसे पहले कहाँ जाएगी? बैंक में जाएगी, एंड देन हमें रिसीव होगी बेटा। सो ये दो अजम्पशन है, इसको ध्यान में रख के हमें क्या करना है? हमें देखना है क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है। साथ में हम लोग मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि कितने टाइम एक बैंक मनी क्रिएट कर सकता है बेटा, है ना। वो रिजर्व फंड का यूज करके, एलआरआर का यूज करके एक बैंक कितने टाइम मनी क्रिएट कर सकता है, ये कौन बताता है? मनी मल्टीप्लायर, जिसको दूसरा नाम है बेटा डिपॉजिट मल्टीप्लायर, है ना। इसके दूसरे नाम को क्या कहेंगे हम लोग? डिपॉजिट मल्टीप्लायर। किस तरह से मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो। 1/LRR बेटा। अच्छा, LRR क्या है? लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, CRR प्लस SLR। CRR और SLR को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? लीगल रिजर्व रेशो आ जाएगा स्टूडेंट। CRR और SLR को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? लीगल रिजर्व रेशो आ जाएगा। अच्छा, अब CRR और SLR क्या है? इसको मैं इधर लिख देती हूँ ताकि इजी रहे। लीगल रिजर्व रेशो कैसे निकलता है? CRR प्लस SLR, इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? लीगल रिजर्व रेशो आ जाएगा बेटा। CRR क्या होता है? CRR बेटा जो हमारी डिपॉजिट्स होती हैं, है ना, हम लोग जितना भी डिपॉजिट करते हैं कॉमर्शियल बैंक में, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? उसका कुछ कैश रिजर्व आरबीआई के पास में रखता है बेटा। यानी कुछ जो फ्रिक्शन है कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास रखेगा एज अ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व फ्रिक्शन ऑफ डिपॉजिट केप्ट बाय आरबीआई। ठीक है, क्या करा जाता है? आरबीआई कुछ जो है हमारे टोटल डिपॉजिट का कुछ फ्रिक्शन जो है आरबीआई के पास में एज अ कैश रिजर्व रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? CRR कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसको हम लोग CRR कहेंगे। SLR क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक अपने पास में डिपॉजिट का कुछ रिजर्व रखता है ना। रिजर्व केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक बेटा, है ना। क्या होता है? हमारी डिपॉजिट का जो रिजर्व है, कुछ पार्ट जो है हमारे डिपॉजिट का, वो कॉमर्शियल बैंक अपने पास में एज अ रिजर्व करके रखता है, उसको हम लोग SLR कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे हम लोग उसको? SLR कहेंगे। क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग कैसे निकालते हैं? 1/LRR, ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। अब लेट्स सपोज दैट कि कोई ए पर्सन है ना, उसने इकोनॉमी में सबसे पहले डिपॉजिट करा अपना पैसा। कोई ए पर्सन है, उसने इकोनॉमी में बैंक में सबसे पहले डिपॉजिट करा 1000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक बैंक को कुछ रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है, यानी लीगल रिजर्व रेशो मेंटेन करना जरूरी है। तो हर बार जब भी डिपॉजिट होगा तो बैंक उसका क्या करेगा? 20% रिजर्व करेगा, बाकी 80% को क्या दे सकता है? लोन दे सकता है।
यानी अगर 1,000 रुपए डिपॉजिट हुए तो उसका 20% रिजर्व करा जाएगा और 80% किसी और पर्सन को लोन दे सकते हैं। सबसे इनिशियली डिपॉजिट जो कि ए ने करा था, तो 1,000 रुपए का करा था अपने अकाउंट में। अब बैंक क्या करेगा, इसका 20% रिजर्व रखेगा, यानी 200 रिजर्व रखा बैंक ने और बाकी 80% किसी बी को लोन दे दिया, बी को लोन दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब सारा अजम्पशंस यहाँ पे ध्यान रखना, जितना भी पेमेंट और रिसीट होगा वो किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। यानी ये जो लोन का अमाउंट दिया है बी को, ये वापस कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, उसके खुद के अकाउंट में आएगा। वापस बी ने क्या करा, अपना पैसा डिपॉजिट करा, कहाँ पे, अपना पैसा डिपॉजिट करा बैंक में बेटा। ठीक है, 800 डिपॉजिट हुए। अब इस 800 का 20% यानी 160 जो है वो क्या हुआ है, 160 कैश रिजर्व रखा गया। ठीक है, 800 का 160 कैश रिजर्व रखा गया। 640 यहाँ पे एज अ किसको दे दिया गया, सी को लोन दे दिया गया। ठीक है, सी को लोन दे दिया गया, 640 सी को लोन दिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सी ने भी अपना पैसा कहाँ लेके आ गए थे, सी भी अपना पैसा लेके आ गया बेटा वापस बैंक में। अगेन पैसा बैंक में आया तो इसका भी 20% अब ऐसा कैश रिजर्व रखा गया, 128 एज अ कैश रिजर्व रखा गया और रिमेनिंग जो है वो लोन दे दिया गया बेटा डी को। ठीक है, अब कितनी बार ये प्रोसीजर चलता रहेगा, कब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा, हमें कितनी लिस्ट बनानी है मैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर अगर हमें देखना है कि टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ है तो हम लोग मनी मल्टीप्लायर का यूज करते हैं, 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, 1/LRR कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 20 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 5 टाइम्स। कितना आएगा, 5 टाइम्स आ गया बेटा। ठीक है, अब टोटल मनी क्रिएशन, टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा, टोटल मनी क्रिएशन हम लोग निकालेंगे इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करेंगे मनी मल्टीप्लायर से। इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1,000 है, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इकोनॉमी में अगर 1,000 रुपए किसी ने इनिशियल डिपॉजिट करा है और LRR 20% है तो इससे मनी मल्टीप्लायर आया 5 टाइम्स और 5 टाइम मनी मल्टीप्लायर आके हमने टोटल मनी क्रिएशन निकाला है और टोटल की मनी क्रिएशन हमारा बना है 5,000 रुपीज। यानी किसी ने इनिशियल डिपॉजिट 1,000 करा है और मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स आया है तो इकोनॉमी में 5,000 मनी क्रिएट हुई है टोटल, है ना, 1,000 से 5,000 की मनी क्रिएट हो गई बेटा और ये प्रोसीजर चलता ही जाता है। हमारा टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ है, 5,000 हो गया, वही लोन जो है 4,000 क्रिएट हो गया है और कैश रिजर्व जो है वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया मनी क्रिएशन की कैसे मनी क्रिएट करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक। इकोनॉमी का हमारा एक ही सेंट्रल बैंक है, हर एक इकोनॉमी का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक अपेक्स बॉडी होती है यानी सर्वोच्च बॉडी होती है, सबसे शीर्ष की एक बॉडी होती है स्टूडेंट, जो क्या करता है, पूरे के पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करने का काम करता है पूरे एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट 1935 में और इन्होंने वर्क करना शुरू करा था 1 अप्रैल 1935 से। एक्ट है 1934 और काम करना शुरू करा था 1 अप्रैल 1935 से स्टूडेंट। अब आरबीआई पहचाना जाता है उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स के कारण। सबसे पहला जो फंक्शन है आरबीआई का वो है करेंसी अथॉरिटी का फंक्शन, यानी सबसे पहले क्या करता है, करेंसी को इशू करने का काम करता है स्टूडेंट। सेकेंड है बैंकर्स बैंक, दूसरा वर्क है बैंक का, सारे बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। थर्ड वर्क है बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है, आरबीआई है। वही मनी कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल और क्रेडिट कंट्रोल करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टूडेंट। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी का फंक्शन, यानी इकोनॉमी में नोट इशू करने का एकमात्र अधिकार जो है, एकमात्र राइट जो है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट जो है वो इशू कर सकता है आरबीआई। हाँ, आरबीआई क्या करता है, करेंसी को इशू करने का काम करता है बेटा, बट 1 रुपए के नोट और कॉइन्स को छोड़कर आरबीआई जितने भी नोट्स है वो इशू करता है। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स इकोनॉमी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखना। सेकेंड वन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का बैंक है, देखो गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या है,
एज अ बैंकर वर्क करता है, एज अ एजेंट वर्क करता है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी वर्क करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट क्या करता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी वर्क करता है सेंट्रल बैंक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब किस तरह से करेगा, गवर्नमेंट अकाउंट्स में देखो, हर गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उन सबका अकाउंट किसके पास है, आरबीआई के पास है स्टूडेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई पेमेंट करना है या गवर्नमेंट के अकाउंट में कोई भी रिसीट रिसीव करनी है, तो वो कौन करता है स्टूडेंट, आरबीआई करता है ना। इसके अलावा कोई एक्सचेंज करना है, रेमिटेंस को रिसीव या पे करना है, ये सारे के सारे बैंकिंग ऑपरेशन आरबीआई करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, है ना, टेम्पररी पीरियड के लिए लोन चाहिए, तो लोन कौन प्रोवाइड करेगा, आरबीआई प्रोवाइड करता है बैंक। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आरबीआई क्या करता है, इसके जो ट्रेजरी बिल्स हैं या सिक्योरिटी है उसको सेल करने का भी काम करता है स्टूडेंट। एज अ एजेंट वर्क करता है। एजेंट वर्क कैसे करता है, जो पब्लिक डेट है ना, गवर्नमेंट के जो पब्लिक डेट है, गवर्नमेंट ने लोगों से जो डेट ले रखा है, उधार ले रखी है, उसको मैनेज करने का काम करता है बेटा, एज अ एजेंट वर्क करता है। एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी वर्क करता है, जब भी गवर्नमेंट को किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या मॉनेटरी मैटर पे एडवाइस चाहिए आरबीआई की, तो आरबीआई हमेशा रेडी रहता है एडवाइस देने के लिए बेटा। सो गवर्नमेंट का बैंकर टू द गवर्नमेंट का वर्क यहाँ पे परफॉर्म करता है बेटा। ओके, बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी वर्क करता है, यानी सारे बैंकों के ऊपर कौन है, आरबीआई है बेटा। तो अब बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी वर्क क्या है, पहला है कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व, है ना, जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो है, कैश रिजर्व है बेटा, उसका ध्यान कौन रखता है, उसका कस्टोडियन कौन है, आरबीआई है बेटा। ठीक है, इसको मेंटेन करके चलता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का फंक्शन क्या है, कि जो कॉमर्शियल बैंक है, मान लो कि कोई भी बैंक है, उसको कोई फाइनेंशियल नीड है और पूरे के पूरे इकोनॉमी में, पूरे मार्केट में उसकी ये फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं हो रही, यानी उसको कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं हो रहा है, तो वो लास्ट में कहा जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसको लोन और एडवांस देगा। ये जब आरबीआई लोन और एडवांस देता है, तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है, कि अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगी बैंक को, तो वो लास्ट में कहाँ जाएंगे बेटा, आरबीआई के पास जाएंगे, तो आरबीआई डेफिनेटली उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो, सारे कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास है, तो अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक का आपस में कुछ सेटलमेंट करना है ना, क्लेम अगर हो रखे हैं और उनको सेटल करना है, तो आरबीआई उनको क्या करता है, इजीली सेटल कर देता है बेटा। नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई ही करता है। अब कैसे करेगा, वो करता है मॉनेटरी पॉलिसी से बेटा। किस तरह से करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टूडेंट। क्वांटिटेटिव में जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, जैसे बैंक रेट में चेंज करके मनी कंट्रोल करता है, सप्लाई कंट्रोल करता है। वेरियस रिजर्व रेशो जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट में चेंज करके यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। वहीं क्वालिटेटिव में क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में चेंजेस करके, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करके या मॉरल सुसेशन करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अच्छा, बैंक रेट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं बेटा। बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, एक ऐसी रेट जिसमें कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, आरबीआई से लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक, और ये जो लोन लेता है, ऐसी रेट जिसमें कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है स्टूडेंट, और ये जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो रेट होगी वो बैंक रेट, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट। ओके, इसके अलावा रेपो रेट भी सेम है, बट रेपो रेट में क्या होता है, अगेन कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है, बट ये जो लोन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है ना। रेपो रेट को हम लोग क्या कहते हैं, रीपर्चेजिंग रेट कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एसएलआर और सीआरआर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सीआरआर क्या हो गया, हमारी टोटल डिपॉजिट का कुछ ऐसा पार्ट जो कि कॉमर्शियल बैंक एज अ कैश रिजर्व रखता है आरबीआई के पास, उसको सीआरआर कहेंगे। और टोटल डिपॉजिट का ऐसा पार्ट जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखता है, दैट इज अ एसएलआर बेटा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में
ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपीओ, ठीक है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में परचेज और सेल करता है। आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में परचेज और सेल करता है बेटा, परचेज एंड सेल करता है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी करेगा उसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट को, यानी जितनी हमें लोन की जरूरत है और जितना हमें लोन मिलता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है स्टूडेंट। अब आरबीआई मनी कंट्रोल करने के लिए इस रेट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कभी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एक सेक्टर का किसी पर्टिकुलर सेक्टर या प्रोडक्ट, किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, तो उन एरियाज में आरबीआई को बताया जाता है कि इन एरियाज में हमें लोन नहीं देना है स्टूडेंट। तो आरबीआई मनी कंट्रोल करने के लिए क्या करता है कि उन प्रोडक्शन को रोकने के लिए लोन देने का जो प्रोसीजर है वो और ज्यादा हार्ड कर देता है, या फिर उन एरिया में लोन नहीं देता है, और जिन एरिया में डेवलपमेंट करना है, बैकवर्ड एरिया में, वहां पे बहुत ही कम रेट पे लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मॉरल सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई कभी भी सुपरवाइज कर सकती है, कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है, लेटर ऑफ क्रेडिट देती है, लेटर ऑफ स्पीच देती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो बैंक है उनको गाइडलाइंस देती रहती है बेटा, है ना। तो ये हो गया मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल करने का पूरा आरबीआई का फंक्शन। इसके अलावा कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका ध्यान कौन रखता है, आरबीआई रखता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अडा 247 की सीयूईटी या बोर्ड्स में से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो स्टूडेंट Y490, ठीक है। अगर आप कोड यूज करते हो Y490। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल।